तो आइए आज बात करते हैं चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर की। जैसा कि नाम में ही दिख रहा है, इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं वर्क से। देखो, वर्क का बेसिकली मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब भी एनर्जी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होती है तो हम कहते हैं कि यहाँ पे कोई वर्क हुआ है। अब या तो ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन फोर्स अप्लाई कर रहा है एनर्जी उससे ट्रांसफर हो, किसमें? बॉडी में। या फिर दूसरा ये हो सकता है कि जो बॉडी है उससे एनर्जी ट्रांसफर हो, किसमें? फोर्स अप्लाइंग एजेंट में। उदाहरण के तौर पे कोई एक बॉक्स रखा है, मैं उसको पुश कर रहा हूँ, ठीक है जी। जब मैं उसको पुश कर रहा हूँ तो बॉडी मूव कर रही है, बॉडी मूव कर रही है क्योंकि उसको कंटिन्यूअस एनर्जी मिल रही है, लेकिन मैं तो एनर्जी लूज कर रहा हूँ ना, मैं थक रहा हूँ, तो मेरी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हो रही है? बॉडी में। और क्योंकि बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो वो कंटिन्यूअस मूव करता चला जा रहा है, ठीक है जी। तो इस वाले एग्जांपल में एनर्जी फोर्स अप्लाइंग एजेंट से बॉडी में ट्रांसफर हुई। दूसरा ले लेते हैं। दूसरा ये है जी, क्या नाम है, कोई ऑब्जेक्ट है ऊपर से चलता चला आ रहा है। सपोज करो कोई स्लोप है, कोई कार ऊपर से गिर रही है, अब मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूँ रोकने के लिए। तो जब मैं उस पर रोकने के लिए फोर्स लगा रहा हूँ तो अब एनर्जी उससे कहाँ ट्रांसफर हो रही है? मेरे अंदर। क्योंकि मैं तो रुका हुआ था ना, मैं होल्ड पर था, लेकिन जैसे वो नीचे आया मैंने रोकने की कोशिश की, मेरी स्पीड धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है, और वो धीरे धीरे रुकता चला जा रहा है। क्योंकि वो रुकता चला जा रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है? अपनी एनर्जी लूज कर रहा है, और उसकी एनर्जी आ कहाँ रही है? मेरे अंदर, क्योंकि मैं मूव करता चला जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गया किसका? जब एनर्जी बॉडी से फोर्स अप्लाइंग एजेंट में ट्रांसफर होती है, ठीक है। तो वर्क का मतलब पता लग गया हमें, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी आइदर फ्रॉम बॉडी टू फोर्स अप्लाइंग एजेंट और फ्रॉम बॉडी टू फोर्स अप्लाइंग एजेंट, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं वर्क डन, कि वो जो एनर्जी ट्रांसफर हुई वो हम निकाल कैसे सकते हैं। तो देखो, ये हो सकता है कि या तो मैं ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं या मैं ऑब्जेक्ट पे वेरिएबल फोर्स लगा रहा हूं, दोनों चीजें पॉसिबल है। तो पहला हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो देखो, जो वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स, इनटू में डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये वर्क डन का हमारा साधारण सा फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मैं किसी ऑब्जेक्ट को F फोर्स लगा के कुछ एंगल पे खींच रहा हूँ और मुझे मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट तो हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो भैया 110% जो फोर्स लगा होगा इसको डिस्प्लेस कराने के लिए वो भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगा होगा, ठीक है ना। अब ऑब्वियस सी बात है, ये फोर्स अगर नहीं होगा तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स जनरेट हुआ इसकी वजह से वो भी नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि ये जो फोर्स आपने कुछ एंगल थीटा पर लगाया उसी का कुछ कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और हमें मालूम है कैसे निकालते हैं, ये क्या हो जाता है? F cos थीटा। हमें मालूम है इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी आता है, कितना? F sin थीटा। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी फिजिक्स में एंगल बनाएगी, चाहे वो वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, फोर्स हो, व्हाटएवर, मोमेंटम जो भी हो, तो सबसे पहला काम होगा उसके कंपोनेंट्स लिए जाएंगे। हमने इस F को दो हिस्सों में कर दिया, एक हॉरिजॉन्टल के अलोंग कंपोनेंट और एक वर्टिकल के अलोंग कंपोनेंट, ठीक है। तो अब अगर हम वर्क निकाल लें, अबे ये कहाँ से गिरा, शायद एक ज़्यादा हो गई। तो अब अगर हम वर्क निकालें तो फोर्स जो कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है वो क्या है हमारे पास? F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? हॉरिजॉन्टल x। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, क्या? F x cos थीटा। तो ये हमारा वर्क डन का फॉर्मूला निकल के आ गया। अब मुझे मालूम है फोर्स वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और साथ में आ रहा है कॉस। तो ऐसी कौन सा प्रोडक्ट है जहाँ पे कॉस आता है? डॉट प्रोडक्ट। यानी मैं वर्क डन को ये भी कह सकता हूँ, क्या? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो जी ये हमारे बन गए वर्क के फॉर्मूले। बात करेंगे यूनिट की, तो देखो न्यूटन मीटर दिख तो रहा है, ये तो इसकी हो गई MKS यूनिट। लेकिन जब SI यूनिट की बात करेंगे तो वर्क क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है ना, एनर्जी का ही तो ट्रांसफर है, एनर्जी ही तो है। तो यूनिट क्या रहने वाली है? यूनिट इसकी जूल ही रहेगी, जो कि एनर्जी की यूनिट होती है, एंड रिप्रेजेंटेड बाय J। तो ये था हमारा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। आइए अब देखते हैं कि जो ये वर्क है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क का क्या सेंस है, आइए उसको समझते हैं। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क को समझने के लिए एक छोटा सा मैथमेटिकल ग्राफ हम देख लेते हैं कॉस थीटा का।
तो हमें ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। हम जी यहाँ कह रहे हैं थीटा चल रहा है और यहाँ पे आपकी कॉस थीटा की वैल्यू है। मुझे मालूम है कॉस थीटा कॉस 0 डिग्री पे कितना होता है, प्लस का 1। तो यहाँ से कॉस का ग्राफ स्टार्ट होता है और कुछ ऐसे चलता है इस तरीके से, ये सांप ऐसे चलता है। ठीक है, हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ इतना ही लेंगे। जैसे मुझे मालूम है यहाँ पे एंगल कितना हो जाता है जी, π/2 90 डिग्री। यहाँ पे कितना हो जाता है पाई 180। यहाँ पे मालूम है कितना हो जाता है 3π/2 एंड देन यहाँ पर आकर कितना हो जाता है कंप्लीट 2π यानी कि 360 डिग्री। जिसको नहीं मालूम है डिग्री से रेडियन कैसे कन्वर्ट करते हैं देख लीजिए। आपको सिर्फ याद रखना है 180 डिग्री का मतलब होता है पाई रेडियन। अब कन्वर्ट कर लो यहाँ से, अगर मैं कह रहा हूँ 90 डिग्री तो ये कितना हो जाएगा जी π/2 रेडियन। अगर मैं कह रहा हूँ कि 270 डिग्री तो ये आपके पास 3π/2 रेडियन हो जाएगा। और अगर मैं कह रहा हूँ कितना 360 डिग्री तो ये आपके पास हो जाएगा 2π रेडियन। ठीक है, तो हमने इसको प्लॉट कर लिया है। अब आप ये देखो, मुझे आप ये बताइए कि कॉस की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ मिलेगी आपको। पॉजिटिव यहाँ मिलेगी 0 से लेकर के π/2 के बीच में और 3π/2 से लेकर के, चलो इसको भी मैं नाम लिख देता हूँ क्योंकि देखो ये π/2 है और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री का फर्क आ रहा है ना, तो π/2 प्लस π/2 कितना हो जाएगा 5π/2। तो इस वाले पोर्शन में अगर आप देखेंगे, इन पोर्शंस में आपको कॉस की वैल्यू पॉजिटिव नजर आएगी और जो ये नीचे वाला पोर्शन है यहाँ कॉस की वैल्यू आपको नेगेटिव नजर आने वाली है। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि मेरा जो कॉस थीटा है वो रहेगा पॉजिटिव। कब? जब थीटा की वैल्यू 0 हो या उससे बड़ी हो, क्योंकि cos 0 पे कितना मिलेगा +1 पॉजिटिव है, लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। क्योंकि अगर 90 हो गया इस पॉइंट पर अगर जब आपका π/2 हो जाएगा उस टाइम पर cos π/2 0 हो जाएगा, पॉजिटिव नहीं रहेगा। एंड 0 कांट बी पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी नेगेटिव। ओके, 0 इज नेदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। cos थीटा पॉजिटिव कब रहेगा? जब मेरा थीटा 0 से लेके π/2 के बीच में रहेगा। और जब cos थीटा की बात करूँ, cos थीटा नेगेटिव कहाँ रहने वाला है? फिर से देखो, π/2 पे नेगेटिव नहीं होगा, π/2 से बड़ा होना चाहिए और 3π/2 यानी कि 270 से छोटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि π/2 और 3π/2 पर 0 हो जाएगा। तो जो आपका थीटा की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए 3π/2 और ग्रेटर देन होनी चाहिए π/2, इसके मिड में। और इन जनरल हमें मालूम है हम 180 डिग्री लेकर के चलते हैं। इन जनरल हम इसे ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस बात इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स तो हमें नहीं देखने को मिलेंगे, बट क्योंकि आप एंट्रेंस की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो साथ साथ इनको समझना पड़ेगा। और अगर हम बात करेंगे कि cos थीटा आपका 0 कहाँ कहाँ हो रहा है, तो 0 देखो कहाँ कहाँ हो रहा है, π/2 पे हो रहा है, 3π/2 पे हो रहा है और ये 4 नहीं 2 आएगा यहाँ पर, 5π/2 पर हो रहा है ना जी, 5π/2 पर हो रहा है। अगला क्या हो जाएगा, 7π/2 हो जाएगा। ये वो एंगल्स हैं जहाँ पे आपको cos थीटा की वैल्यू 0 नजर आने वाली है। ठीक है, तो खैर मैं अभी 180 से ऊपर नहीं जा रहा, हमारा काम मतलब यहाँ तक हो जाएगा, इवन 180 तक ही हमारा काम हो जाएगा, उससे ऊपर अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तो अब हम आते हैं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क पर। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। मैं आपसे पूछता हूँ कि वर्क जो है पॉजिटिव कब रहेगा? तो हमें मालूम है कि वर्क डन का जो फॉर्मूला आ रहा है दैट इज Fx cos थीटा। ठीक है जी, मैं कह रहा हूँ देखो फोर्स भी पॉजिटिव ले रहा हूँ मैं, डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव ले रहा हूँ। ठीक है, इफ हम कहें कि जो आपका फोर्स है वो भी पॉजिटिव है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पॉजिटिव है, तो वर्क का पॉजिटिव होना आफ्टर ऑल किस पर डिपेंड कर रहा है? cos थीटा पे, क्योंकि इन दोनों को तो मैं हर केस पे पॉजिटिव लेके चलूंगा। तो जो cos थीटा है वो क्या होना चाहिए जी, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, π/2 से छोटा और 0 या π/2 से बड़ा। तो इस केस में जो आपका वर्क है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, अगर एंगल आपका 0 से बड़ा और π/2 से छोटा रहता है। तो इस रेंज में आपको cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, वर्क पॉजिटिव मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे है ऐसे एग्जाम्पल्स
जहां पर आप ये सोच सकें कि यार ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल है जहां पे वर्क आपको पॉजिटिव मिल रहा है। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल सोचो जहां पे फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो लेस देन 90 है, 0 से 90 के बीच में है। बहुत आसान है, मैं एक दो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, बाकी आप सोच रहे हो। पहला, पुशिंग अ बॉडी, पुशिंग अ बॉक्स, किसी बॉक्स को पुश करना। दूसरा है हॉर्स पुलिंग अ कार्ट, ये तो एनसीईआरटी का फेमस एग्जाम्पल है। कोई घोड़ा है वो अपनी बग्गी को आगे खींच रहा है। 2 हो गए। 3, पुशिंग अ ट्रॉली या पुलिंग ट्रॉली, किसी ट्रॉली बैग को आप खींच रहे हो। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्क। अब आते हैं जी नेगेटिव वर्क पर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने कॉस थीटा की कहानी समझी है, इसको सेपरेट कर देते हैं। अगला आते हैं हम नेगेटिव वर्क पे। ठीक है जी, नेगेटिव वर्क, पॉजिटिव वर्क, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, पैटर्न लिखना है, कोई दिक्कत। नेगेटिव वर्क, तो देखो नेगेटिव वर्क के लिए फिर से मैं कह रहा हूँ, मान लो जो आपने फोर्स लगाया वो भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कराया वो भी पॉजिटिव, बट फिर भी जो वर्क आपका नेगेटिव आ रहा है वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि कॉस थीटा आपका नेगेटिव होगा। और कॉस थीटा नेगेटिव कब होगा? जब आपका एंगल π/2 से 3π/2 के बीच में रहेगा, 90 से 270 के बीच में रहेगा। यानी इस केस में जो थीटा की रेंज है वो लेस देन 3π/2 होगी एंड ग्रेटर देन π/2 होगी। इन जनरल हम ले लेते हैं कि थीटा की जो वैल्यू है वो इक्वल टू पाई है 180 डिग्री। ठीक है जी, तो 180 डिग्री। अब हमें ऐसे एग्जाम्पल सोचने हैं, यहाँ पर मुझे पता है कि जो वर्क है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप ऐसे एग्जाम्पल बताइए जहाँ पे फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में जो एंगल है वो 180 बन रहा हो। देखो सबसे पहला जो कॉमन एग्जाम्पल है, वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन काहे? अपनों को मालूम है कि अगर ये कोई रफ सरफेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का, मान लेते हैं इसका जो मोशन है अगर आगे हो रहा है और ये जो सरफेस है ये सरफेस भी है अपना रफ, तो जी काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ लगता है? पीछे की तरफ। तो देखो फ्रिक्शन में और मोशन में कितना एंगल है, या डिस्प्लेसमेंट भी आगे की तरफ होगा, तो कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्री। अब मैंने यहाँ पे सिर्फ फ्रिक्शन क्यों नहीं लिखा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों लिखा? क्योंकि हमें रखना है फोर्स को पॉजिटिव, और अगर मैं यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन रखूंगा तो फोर्स 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। दूसरा, याद हो कुएं से पानी निकाला जाता है, वहां भी क्या होता है आपका, या फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने कोई पुली लगा रखी है और यहाँ पे सपोज करो आप इस रस्सी को नीचे पुल कर रहे हो ऐसे, और यहाँ पर ये आप सरफेस पे खड़े हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है एम मास का। ठीक है जी, तो अभी जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड। और मोशन इस केस में देखो, इस केस में अगर मैं बात करूँगा mg कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ। लेकिन जो इस केस में मोशन होगा वो कहाँ होगा? ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर इन दिस केस जो वर्क डन बाय mg है वो क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे आपका इन दिस केस जो वर्क डन बाय mg होगा, सॉरी 0 नहीं, नेगेटिव, वर्क डन बाय mg, क्योंकि वो नीचे लग रहा है, मोशन ऊपर हो रहा है, एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे? 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय mg इज नेगेटिव। सो आई होप ये क्लियर हुआ, जिसमें से ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कुछ ज़्यादा इंक हो गई। ठीक है, अगला है हमारे पास जीरो वर्क, और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो वर्क की वर्क डन 0 कब होगा? ठीक है, देखिए जीरो वर्क कब होगा मुझे मालूम है, फिर से वही कि आपका जो फोर्स है इसको भी मैं कह रहा हूं पॉजिटिव, जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी पॉजिटिव। तो वर्क डन 0 कब होगा? जब आपका कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा आपका π/2 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, तब उस केस में वर्क डन हमारा 0 आ जाएगा।
अब आप ये बताओ ऐसा कोई एग्जाम्पल जहां पे फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में एंगल बन रहा हो 0। सोचिए, वीडियो को पॉज करके मैं लिखता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे जी? देखिए, ये कोई सर्कुलर मोशन हुआ, कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी टेंडेंसी मोशन की अभी आगे की तरफ है ना, वेलोसिटी इसका आगे की तरफ होगा, डिस्प्लेसमेंट भी जो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट है वो आगे की तरफ होगा, लेकिन इस पे जो फोर्स लग रहा है वो कहाँ लग रहा है? सेंटर की तरफ। Fc सेंट्रीपिटल फोर्स, एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो यहाँ पर अगर आप निकालोगे, थीटा आपका बन रहा है 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री है आप अप्लाई करेंगे क्या जी? वर्क डन के लिए वही Fx cos थीटा, फोर्स सेंट्रीपिटल, डिस्प्लेसमेंट कुछ x हुआ होगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और cos 90 करेंगे। हमें मालूम है cos 90 0 होता है, तो वर्क डन कितना आ जाएगा यहाँ से? 0। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। यही चीज मैं आपको पावर में बताऊंगा कि पावर भी जो होता है सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से 0 होता है, कैसे आगे आएगा। सेकंड है हमारे पास वर्क डन बाय कुली। कुली की वजह से वर्क डन 0, कैसे जी? मान लेते हैं कि कोई बॉक्स है, ठीक है, जिसको कुली ने अपने सर पे रख रखा है ऐसे। ये हमारे कुली महाशय हैं जो बॉक्स को लेकर के जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी वजह से जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ लग रहा है? ऊपर की तरफ, और इसका मोशन कहाँ हो रहा है? इस डायरेक्शन में। तो बताइए नॉर्मल रिएक्शन में और मोशन में एंगल 90 है या नहीं है? यहाँ पे भी थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री। और अगर थीटा यहाँ भी 90 डिग्री बन रहा है तो वर्क डन यहाँ भी कितना आने वाला है? 0। यानी कि कुली ने कोई वर्क नहीं किया, कोई काम नहीं किया, फ्री के पैसे ले रहा है। ऐसा कहना मत, मारेगा बहुत। तो ये जी हमारा हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 वर्क के एग्जाम्पल। ठीक है, ये तो समझ में आता है, लेकिन अब ये पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और 0 वर्क का सेंस क्या है, इसको समझते हैं। मैं यहीं पे लिखता हूँ। देखो, फील करते हैं पॉजिटिव वर्क में हमने कहा था कि हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं। सपोज करो अगर कोई ऑब्जेक्ट मेरे सामने रखा है, मैं उसको पुश कर रहा हूँ, तो वो तो मूव कर रहा है, और मालूम है कि वर्क तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, तो या तो मुझसे बॉडी में होगी या बॉडी से मेरे अंदर होगी। तो जब मैं उसको पुश कर रहा हूँ वो मूव कर रहा है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आ रही है। अपनों को मालूम है बिना एनर्जी के हिल भी नहीं सकते अपनी जगह से, जहाँ पे है वहीं पे स्टेबल रहेंगे ना। स्टीम पीनी पड़ेगी, एनर्जी आएगी, तब जाके हम मूव करेंगे। तो खैर बिना एनर्जी के तो मोशन होना नहीं है। तो अगर कोई बॉक्स यहाँ पर रखा है और मैं उसको पुश कर रहा हूँ, इसका मतलब उसको एनर्जी मिल रही है, वो मोशन करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब मैं फोर्स भी आगे लगा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, वर्क पॉजिटिव आ रहा है। हो क्या रहा है, मैं धीरे धीरे थकूंगा, मेरी एनर्जी लूज हो रही है, मेरा स्पीड धीरे धीरे स्लो होती चली जाएगी। लेकिन वो जो बॉक्स है जो कि रेस्ट पे था, अब उसकी स्पीड कंपैरेटिवली रेस्ट के मुकाबले बढ़ती चली जा रही है ना। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, एनर्जी गेन कर रहा है। और लूज कौन कर रहा है, मैं। यानी कि पॉजिटिव वर्क का सेंस क्या है कि फोर्स अप्लाइंग एजेंट से एनर्जी ट्रांसफर होगी किसमें, बॉडी के अंदर। ये हो गया अपना पॉजिटिव वर्क। तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं कि एनर्जी ट्रांसफर्स फ्रॉम फोर्स अप्लाइंग एजेंट टू बॉडी। ये अपना पॉजिटिव वर्क का मतलब है। अब नेगेटिव वर्क का मतलब इसका उलट होना चाहिए कि एनर्जी कहां से कहां ट्रांसफर हो रही है, बॉडी से फोर्स अप्लाइंग एजेंट पे। कैसे जी, तो समझते हैं। एंगल यहीं पे आ रहा है 180 डिग्री, इसी को उठा लेते हैं फ्रिक्शन वाले को, कि बॉडी से फोर्स अप्लाइंग एजेंट में ट्रांसफर हो। सबसे पहले इस वाले एग्जांपल को अगर उठाऊंगा तो फोर्स लगा कौन रहा है, सरफेस ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टेंजेंशियली पीछे की तरफ। तो एक चीज देखो, जब मैं किसी बॉक्स को रफ सरफेस पे बहुत तेज पुश करके छोड़ दूंगा तो बॉक्स को एनर्जी मिली, धीरे 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 बॉक्स की स्पीड स्लो होती चली जाएगी। स्पीड स्लो होने का सिंपल सा मतलब है कि बॉक्स अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। ठीक है जी, अब मैंने तो फोर्स लगा के छोड़ दिया था, मैं तो फोर्स अप्लाइंग एजेंट हूं नहीं, स्टार्टिंग का था वो काम खत्म। लेकिन जब मोशन हो रहा है, उस मोशन के दौरान मैं तो पुश नहीं कर रहा, वो तो वैसे ही मूव कर रहा है कि सरफेस पे। उस पर कौन लगा रहा है, पीछे फोर्स, सरफेस लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है पीछे की डायरेक्शन में।
तो बहुत माइक्रो लेवल पे इवन हम फील भी कर सकते हैं। जब कोई चीज़ कहीं पे रब होती है तो सरफेस हीट अप हो जाता है ना। तो हमें मालूम है जब वो बॉक्स उस पर मूव करेगा, जब बॉक्स पे मूव कर रहा है, बॉक्स की स्पीड धीरे धीरे स्लो होती चली जा रही है। मतलब सिंपल है कि बॉक्स तो एनर्जी लूज कर रहा है, मतलब बॉडी है वो एनर्जी लूज कर रही है। गेन कौन कर रहा है? आपको मालूम है सरफेस बहुत स्मॉल अमाउंट में हीट अप हो जाएगा ना, सरफेस एनर्जी गेन करेगा ना, सरफेस का टेम्परेचर बहुत माइक्रो अमाउंट में बढ़ जाएगा ना। क्योंकि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सरफेस पे रब करो, आप सरफेस को टच करो, हमेशा आपको गर्म फील होगा। इसका मतलब बॉडी से एनर्जी कहाँ ट्रांसफर हुई? सरफेस में। और सरफेस क्या था? फोर्स अप्लाइंग एजेंट, जो कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई कर रहा था। तो यहाँ पर एंगल 180 बन रहा है और आप देख पा रहे हैं एनर्जी कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रही है? बॉडी से फोर्स अप्लाइंग एजेंट में। तो नेगेटिव वर्क हमारा क्या हो गया जी? एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी टू फोर्स अप्लाइंग एजेंट और जीरो वर्क। नाम ही में समझ में आ रहा है कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हुई है, ना बॉडी से फोर्स अप्लाइंग एजेंट में, ना फोर्स अप्लाइंग एजेंट से बॉडी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वजह से मोशन थोड़ा ही हो रहा है। इस केस में देखो, यहाँ जो मोशन हुआ वो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से है ही नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन कोई काम ही नहीं कर रहा है यहाँ पर। हाँ, हम नॉर्मल रिएक्शन की वजह से चेक कर रहे हैं, वर्क डन जीरो आ रहा है। और मैं मालूम है नॉर्मल रिएक्शन मोशन थोड़ी करा रहा है, मैं भी तो जमीन पे खड़ा हूँ, मैं ऊपर थोड़ी जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन मेरे पे कोई मोशन नहीं करा रहा, वो खाली फोर्स लगा रहा है और उसका फोर्स मेरे mg के बराबर है, तो कोई मोशन नहीं हो रहा उसकी वजह से, इसीलिए वर्क डन क्या है? जीरो। यहाँ पर भी देखेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम मोशन कराना नहीं होता, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम होता है सिर्फ क्या? डायरेक्शन चेंज करना। और टेंजेंशियल फोर्स का काम होता है मैग्नीट्यूड चेंज करना, मोशन कराना, ना कि सेंट्रीपिटल फोर्स का काम। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों ही केस में क्या हो रहा है? वर्क डन जीरो, या फिर यूं कहो नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। अगर जीरो वर्क डन आता है दैट मीन्स नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, एनर्जी का ट्रांसफर ही नहीं हुआ उस फोर्स की वजह से। यहाँ पर ये जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा उसकी वजह से तो ट्रांसफर होगी, लेकिन नॉर्मल की वजह से कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रही है बॉडी में, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन मोशन ही नहीं करा रहा है। ठीक है जी, तो ये था अपना पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क का एग्जाम्पल। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट समझने के बाद आइए न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। बिना न्यूमेरिकल्स के फिजिक्स कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल्स ही सब कुछ है जो आपके कॉन्सेप्ट को सिखाएगी। तो पहला क्वेश्चन 2016 का, वर्क डन बाय, अच्छा इससे पहले एक चीज और देख लो कि वर्क डन के ना मैं दो ही फॉर्मूले पढ़े बेटा। क्या है? एफ एक्स कॉस थीटा, और दूसरा क्या है अपनों पे? एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। तो ये तो पक्की बात है कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स आता है, तो हमें फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, इन दोनों में से एक, कोई तीसरा फॉर्मूला हमारे पास नहीं है। तो मुझे पहचानना पड़ेगा, अगर क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म में चल रहा है तो मैं वेक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, और अगर मैग्नीट्यूड में चल रहा है तो मैग्नीट्यूड वाला फर्स्ट वाला। यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले देख के लग रहा है कि वेक्टर फॉर्म है, तो मतलब वेक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। बट पढ़ लेते हैं। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस, यानी ये इनिशियल पोजीशन है, उसको मैं r1 वेक्टर मान लेता हूँ। ये मेरी फाइनल पोजीशन है, इसको मैं r2 वेक्टर मान लेता हूँ। बाय अ फोर्स दिस, ये मुझे f वेक्टर दिया है, हमें निकालना है वर्क डन। तो दो सॉल्यूशन, 2016 का ये क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है अपनों को? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो फोर्स तो दिया है जी 4i कैप प्लस 3j कैप, डिस्प्लेसमेंट हमें निकालनी पड़ेगी। उसे हम कैसे लिखेंगे? उसको मैं लिख रहा हूँ क्या? फाइनल पोजीशन r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको, ये हम डॉट कर रहे हैं। ठीक है, सो 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट r2 की वैल्यू पुट करते हैं। r2 कितना है अपनों पे? 4j कैप प्लस 3k कैप माइनस r1 कितना है? माइनस का 2i कैप प्लस का 5j कैप। ठीक है, इसको थोड़ा सा ओपन करते हैं, जगह कम नहीं पड़नी चाहिए, 2 लाइन में निपटाना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट, देखो सॉल्व करते हैं। 4j कैप और यहाँ माइनस का 5j कैप खुलेगा ये, तो कितना हो जाएगा? माइनस का j कैप, माइनस का j कैप, और यहाँ k कैप है, यहाँ नहीं है, यहाँ i कैप है खाली, तो माइनस माइनस प्लस 2i कैप हो जाएगा। और k कैप यहाँ है, k कैप यहाँ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपके पास सिंपल प्लस का 3k कैप।
ठीक है जी, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्मेट में अगर मैं लिखूं इसको तो मुझे लिखना चाहिए क्या, चलो मैं नीचे ही कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्या 4i कैप प्लस 3j कैप डॉट 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। डॉट करेंगे, हमें मालूम है डॉट में क्या होता है, i की i से, j की j से, k की k से। तो 4i की 2i से होगा कितना हो जाएगा 8, प्लस 3j की माइनस j से होगी तो माइनस का 3, और k तो है ही नहीं तो 0, कितना हो गया 5। तो अपना ऑप्शन है 5 जूल, ये हमारा आंसर हो गया। सेकंड में देखते हैं, अ बॉडी मूव्स 10 मीटर, वैसे बड़ा आसान क्वेश्चन दे दिया यार ये, 10 मीटर डिस्टेंस मूव करा है, इतना फोर्स लगा है, वर्क डन इतना है, तो बताना है एंगल। ऑब्वियसली बात है वेक्टर फॉर्म में नहीं है, फोर्स कांस्टेंट है, तो एफ एक्स कॉस थीटा अप्लाई करेंगे सीधा। तो मैं W इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉस थीटा अप्लाई करने जा रहा हूँ, जिसमें W दिया है मुझे 25, F दिया है अपनों को 5 और डिस्प्लेसमेंट दिया है 10, इनटू में क्या कॉस थीटा। देखो ये 5 पंजे 25 कट गया ऐसे ही, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, तो कितने डिग्री पे होता है 60 डिग्री पे। सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन था। अगले पे आते हैं 1994 का, अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ओरिजिन, देखो फिर से वेक्टर फॉर्म में है, मतलब मुझे फोर्स का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, वेक्टर फॉर्म वाला। ओरिजिन से मूव कर रहा है तो इसको मान लूंगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और टू 10 मीटर इन वाई एक्सिस, इसका क्या मतलब हो गया, फाइनल पोजीशन कितनी है उसकी, इनिशियल पोजीशन तो हो गई 0, फाइनल पोजीशन R2 कितना हो गया सिर्फ 10 j कैप, क्योंकि x और y में नहीं, x और z में नहीं, सिर्फ y में मूव किया है उसने, और फोर्स दे रखा है आपको, तो कह रहा है वर्क डन बताइए। तो आइए जी करते हैं, अपनों को मालूम है वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे, डॉट वाला, f वेक्टर डॉट x वेक्टर, फोर्स कितना है माइनस का 2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप, और डिस्प्लेसमेंट डॉट की जगह, डॉट करके डिस्प्लेसमेंट की जगह R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो ये करेंगे हो जाएगा माइनस का 2i कैप प्लस 15j कैप प्लस 6k कैप डॉट R2 कितना है आपके पास 10j कैप माइनस 0। तो हमें मालूम है डॉट करेंगे खाली सेम सेम वालों की मल्टीप्लाई होती है, तो i की होगी नहीं, k की होगी नहीं, खाली 15 की j से होगी, तो 15 j की j से होगी, j की j से, क्योंकि i और k 0 हो जाएंगे, वहाँ है नहीं, तो सिंपल कितना हो जाएगा 150 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर भी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में ये कोई PYQ नहीं है, अपने पास से दिया है मैंने, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, इसमें भी आपको वर्क डन बताना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपसे कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास 5 kg, मास दिया है, ठीक है जी, ये हो गया इसका मास विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दिया है एक्सेलरेशन थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 150 मीटर अलोंग द रोड, फाइंड वर्क डन। तो देखो यार वर्क डन के तो दो ही फॉर्मूले हैं, या तो एफ वेक्टर डॉट एक्स या फिर एफ एक्स कॉस थीटा, ये तो पक्की बात है, ये लगेगा नहीं क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है नहीं। बचा क्या एफ एक्स कॉस थीटा, मतलब मैं मजबूर हूँ मुझे यही अप्लाई करना है, क्या एफ एक्स कॉस थीटा। लेकिन दिक्कत की बात है डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स नहीं दिया है, लेकिन मास और एक्सेलरेशन तो दिया है ना। हमें मालूम है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, और अलोंग द रोड बोल रहा है तो थीटा भी कितना हो जाएगा, ये रहा अलोंग द रोड, तो थीटा भी कितना हो गया, यहाँ से थीटा हो गया 0 डिग्री। सो वर्क डन निकालेंगे, मास दिया है आपसे 5 kg, एक्सेलरेशन दिया है 4, डिस्प्लेसमेंट कह रहा है 150 मीटर, और ये हो जाएगा cos 0, cos 0 1 होता है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा आप लोग पे 5 चौक 20 इंटू में 150, तो 15 दूनी कितना होता है 30, और 2 0 ये ऐसे लगा देंगे तो 3000 जूल वर्क डन। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये दो थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट लग रहा है, आइए इसको समझते हैं। ये कह रहा है आपसे कि अ ब्लॉक ऑफ 5 kg मास गिवन है इज मूविंग विद, अच्छा जी इनिशियल स्पीड दे दी, देखो यहाँ पे इसने दिया है इसका मास, ये दे रहा है इसकी इनिशियल स्पीड u इज अप्लाइड बाय कांस्टेंट फोर्स आफ्टर 10 सेकेंड, यहाँ दे रहा है टाइम, इट्स स्पीड बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड, यहाँ दे दिया आपको v।
कह रहा है फाइंड वर्क डन। फिर से वर्क डन के दो ही फॉर्मूले हैं, या तो एफ एक्स कॉस थीटा या एफ वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर। अब मालूम है डॉट वाला तो नहीं लगने वाला, वेक्टर फॉर्म में तो है नहीं, तो एक ही फॉर्मूला बचा क्या, एफ एक्स कॉस थीटा। ठीक है जी। अभी कमी किस किस की है, ना डिस्प्लेसमेंट गिवन है ना फोर्स गिवन है। और चलो मास है तो एक काम तो कर सकते हैं कि फोर्स को मैं कर लूँ मास इंटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट भी गिवन नहीं है, और अंडरस्टूड है यहाँ पे कि एंगल जो है 0 डिग्री होगा अगर नहीं गिवन है तो। अभी देखो मास की कमी, मास तो चलो है लेकिन एक्सेलरेशन भी नहीं पता, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता, कैसे निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन। v दिया है, u दिया है, t दिया है, तो मैं ये सोच सकता हूँ क्या, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर अप्लाई करूँ, v हो गया 15, u है 5, a निकालना है, t है 10 सेकेंड, या माइनस में आएगा तो 10 इज इक्वल्स टू a इंटू 10, तो a कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया, पुट कर सकते हैं। अभी डिस्प्लेसमेंट भी नहीं पता, अब फिर से सोचिए डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो मैं सेकेंड इक्वेशन लगा दूं या मैं थर्ड इक्वेशन लगा दूं। मैं लगा रहा हूं जी थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इस नीचे से करते हैं। अब मैं लगा रहा हूं थर्ड इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। v कितना है 15 का स्क्वायर माइनस u कितना है 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 1 इंटू एक्स। 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, माइनस 5 का कितना होता है 225 इंटू एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 200, और इस 2 को डिवाइड में ले रहे हैं 200/2, तो x कितना आ गया जी अपनों पे 100 मीटर। कैलकुलेशन सही करी ना मैंने, ठीक है। 15 का 225 ही होता है ना, माइनस 25 200/2, ठीक है। अब इन दोनों को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पुट एक्स ए एम इन फर्स्ट, तो देखो वर्क डन क्या आ गया आपके पास, मास है जी 5 kg, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना आया 1 आ गया, डिस्प्लेसमेंट आया कितना 100, और कॉस 0 हो गया 1, तो वर्क डन कितना हो गया यहाँ पे हमारा 500 जूल। अगले पे आते हैं, बॉल इज ड्रॉप। काइनेमैटिक्स स्ट्रॉन्ग कर लो बच्चों, नहीं है तो लेक्चर जाके देखिए। काइनेमैटिक्स फिजिक्स में कहीं पीछे नहीं छोड़ने वाली, हर जगह आती है। तो ड्रॉप u दे दिया 0 फ्रॉम अ सर्टेन हाइट एंड इट हिट्स द ग्राउंड विद इतने, यानी ये क्या है v, एंड वर्क डन इज 200 जूल, w दे दिया, और कह रहा है फाइंड हाइट। फिर से वर्क डन का यूज़ हुआ है क्वेश्चन में, तो मुझे मालूम है फॉर्मूला तो वर्क डन का यूज़ करेंगे, या तो वेक्टर फॉर्म में डॉट वाला या नॉर्मल वाला। डॉट वाला तो अप्लाई होगा नहीं क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है नहीं, तो w इज इक्वल्स टू एफ एक्स कॉस थीटा अप्लाई करना है। ठीक है, वर्क डन दिया है इसने 200 जूल, और क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे, सिनेरियो कुछ ऐसा है कि बॉल को ड्रॉप किया है m मास के, कुछ h हाइट कवर करके v स्पीड से नीचे टकरा रहा है, तो फोर्स तो कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि इस पर g लग रहा है ना, तो फोर्स की जगह तो चलो जी mg हो गया, हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट जो कि टावर की हाइट है, और एंगल चाहिए यहाँ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में। तो देखो फोर्स कहाँ लगेगा mg नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ है नीचे की तरफ ही हो रहा है, तो cos 0 बन रहा है यहाँ भी, cos 0 डिग्री। ठीक है, पुट कर देते हैं, तो 200 ये हो गया। मास कितना है, मास कहाँ है, मास नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, शायद मिसिंग हो गया है। चलो कोई नहीं, हम अपने पास से लेट कर लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं 2 kg का बॉल है ना, तो 2 इंटू जी 10 इंटू में हाइट हमें चाहिए, v की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 200 इक्वल टू, ये कितना हो गया 20 इंटू में h, तो h कितना आ गया जी 200/20, यानी कि 10 मीटर की हाइट से उसको गिराया है। बहुत कम हाइट है, वैसे बता अपने पास से क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा रट्टा हो जाता है, बट हमें कॉन्सेप्ट सीखने से मतलब है। हाँ देखो, मैं जानता हूँ आप थर्ड इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि वर्क डन वाला कॉन्सेप्ट अपनों को कैसे अप्लाई करना है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ हम पढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स एंड वगैरह वगैरह।